मधु बहुत ही घमंडी स्वभाव की बहू थी। वो एक बहुत अमीर खानदान से शादी होकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में आई थी। ये शादी मधु की खुद की मर्जी से हुई थी, क्योंकि उसने अर्पित से लव मैरिज की थी। पर शादी के बाद जब मधु की वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई जो शादी से पहले हो जाती थी, जब जी चाहे जिस चीज का मन हो उसे पल भर में खरीद लिया, ये सब बंद हो गया। इस वजह से मधु बहुत गुस्से में रहती थी। गुस्से में आकर मधु ने अपनी पुरानी सहेलियों के साथ फिर से घूमना फिरना शुरू कर दिया और वो अक्सर ही अपने घर भी बुलाती। ये सब मधु की सास को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मधु की सास शोभा को मधु की सहेलियां कहीं न कहीं बुरी आदतों वाली लगती थी। मिल गई कलेजे को ठंडक, भड़का दिया आते से अपने बेटे को। चाहती क्या हो? मेरा जीना क्यों हराम कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मैं तो सच में तंग आ गई। इस घर में शादी करके अपनी किस्मत खुद ही खराब कर ली मैंने। मधु, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अरे वो तुम्हारे भले के लिए सोचती है। तुम्हारी सहेलियां बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखा नहीं उनमें कितनी बुरी आदतें हैं। स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंक करती हैं, क्लबों में जाकर रात रात भर जुआ खेलती हैं। क्या ये सब भले घर की औरतों को शोभा देता है? बस तुम तो मेरी सहेलियों को ही गलत बोलोगे। अरे तो क्या हो गया? पैसे वाले अमीर लोगों के ऐसे ही शौक होते हैं। जो मैंने तुमसे शादी के बाद ये सब छोड़ दिया। पहले मैं भी यही सब करती थी और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मैं फिर से अपनी आदतों को अपना लूं। मुझे इसमें कोई खराबी नहीं लगती। और माँ जी, आप आज के बाद मेरी सहेलियों के लिए कुछ नहीं बोलेंगी। ये मेरी लाइफ है और मैं इसको अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। उस दिन के बाद मधु की सास ने उसे कुछ भी कहना छोड़ दिया। इस वजह से मधु को और भी ढील मिल गई। अब उसने अपनी सहेलियों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहना शुरू कर दिया। उसकी दो खास सहेलियां शैली और ऋतु अक्सर घर में ही बैठी रहती थी। मधु, बहुत जोरों की भूख लगी है, बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है, क्यों ना गरम गरम पकौड़े और चाय हो जाए। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मेरे लिए पनीर और मिर्च के पकौड़े जरूर बनवाना। हाँ, पर बनाएगा कौन? तेरे घर में तो मुझे कहीं कोई खाना बनाने वाली नजर ही नहीं आ रही। अरे मेरे घर में सारा खाना मेरी सासू माई बनाती है। रुको, मैं अभी उन्हें बोल देती हूँ और तुम्हारे लिए गरम गरम पकौड़े, चाय, जो भी चाहिए वो सब कुछ बना देंगी। मतलब नौकरानी? धीरे बोल शैली। मधु की सास उन सब की बातें सुन चुकी थी, पर वो कुछ नहीं बोली। बहू, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, वो मेरी सहेलियों को चाय नाश्ता करना था, तो आप जाकर नाश्ता रेडी कर दो। पकौड़े मिक्स बना लेना जिसमें मिर्च और पनीर के ज्यादा हो। ठीक है बहू, मैं बना देती हूँ। मधु की सास शोभा रसोई में पकौड़े और चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब वो नाश्ता लेकर मधु और उसकी सहेलियों के पास जाती है तो उसकी सहेलियां शोभा का मजाक उड़ाने लगती हैं। वैसे एक बात कहूँ आंटी जी, आप इतना अच्छा खाना बनाते हो, आपको तो आराम से कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो आप मेरे घर पर खाना बनाने का काम कर सकती हो, मैं अच्छी तनख्वाह देती हूँ। हाँ, ये बात तो शैली ठीक कह रही है। आप मेरे घर पर भी खाना बनाने का काम कर सकती हो। आप हम दोनों के घर ही लग जाओ ना, हमें भी मधु की तरह बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिल जाएगा। नहीं बेटा, मैं नौकरी नहीं करती, मैं बस अपने परिवार के लिए ही खाना बनाती हूँ। तुम लोग खाओ, मैं और पकौड़े लाती हूँ। शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मधु बराबर में बैठी हुई अपनी सहेलियों की बदतमीजी से भरी हुई बातें सुन रही थी। उसने अपनी दोनों सहेलियां शैली और ऋतु को कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस अपनी सहेलियों के रंग में रंगी हुई थी। एक दिन अर्पित को किसी जरूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। मधु और उसकी सास घर पर अकेले थे। उस रात जब मधु सोने की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मधु थोड़ा परेशान हो जाती है, कितनी रात में कौन होगा। मधु दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी दोनों सहेलियां शैली और ऋतु दरवाजे पर खड़ी हैं। तभी शोभा भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। मधु अपनी दोनों सहेलियों को इतनी रात में देखकर थोड़ा चौंक जाती है। शैली, ऋतु, तुम दोनों इतनी रात में? आओ, अंदर आओ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे हमें पता था कि अर्पित घर पर नहीं है, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना आज रात हम तीनों सहेलियां मस्ती करें और पूरी रात बातें करें। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? हमने रात को मजे करने का इंतजाम भी साथ में खरीद लिया है। ये रहे ड्रिंक्स और ये रहे स्नैक्स। तुम दोनों भी ना बिल्कुल पागल हो। वैसे सरप्राइज तुम दोनों ने अच्छा दिया है। चलो तुम दोनों मेरे कमरे में चलो। मधु की दोनों सहेलियां उसके साथ रात को खाती पीती हैं। मधु अपनी सहेलियों के साथ ड्रिंक कर रही थी। मधु को थोड़ा नशा होने लगा था, तभी उसकी सास कमरे में आती है। बहू, क्या ये सब अच्छी बात है? अर्पित घर पर नहीं है और तुम्हारी सहेलियां रात में आई हैं। वो बात सही है, पर ये सब पीना खाना क्या सही बात है? अच्छी बात नहीं है बहू, ये गलत चीज है। अबे यार मधु, ये अपनी बुढ़िया सास को बाहर धक्का दे,
ये सारी पार्टी का मजा किरकिरा कर रही है। मेरा तो इस बुढ़िया की बातें सुनकर ही नशा उतर गया है। यार एक पैक बना बढ़िया सा। ए बुढ़िया चल बाहर जा बाहर। मधु और उसकी सहेलियां बहुत नशे में थी। मधु शोभा को कमरे से बाहर भेज देती है। शोभा जानती थी कि वो सब बहुत नशे में है, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलती और बाहर आकर बैठ जाती है। अंदर से खूब हंसने की आवाज आ रही थी। सुबह मधु की सहेलियां वापस चली जाती हैं। मधु को कुछ भी होश नहीं था। अर्पित जब दोपहर में घर आया तब शोभा ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। अचानक घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस के साथ शैली और ऋतु भी थी। इंस्पेक्टर साहब यही है मधु, इसी ने मेरा सोने का हार चुराया है। अच्छा तो ठीक है, हम इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, मधु चोर नहीं हो सकती। ये क्या कह रही हो शैली? मैंने तुम्हारा सोने का हार कब चुराया? मेरे पास तुम्हारा कोई सोने का हार नहीं है। शैली इस मधु को आसानी से मत छोड़ना, इसने तेरा इतना महंगा सोने का हार चुरा लिया। एक काम कर, इसके कमरे की तलाशी ले, हो सकता है इसकी अलमारी में रखा हो। तू ठीक कह रही ऋतु। इंस्पेक्टर साहब इसकी अलमारी चेक करो, मेरा सोने का हार उसी में होगा। अलमारी में से पुलिस को सोने का हार मिल जाता है। मधु रोने लगती है। शैली ऋतु तुम मेरी सहेलियां होकर मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैडम हमें खबर मिली थी कि आपने अपनी इन दोनों सहेलियों को रात में अपने घर बुलाया था, क्योंकि आपके पति घर पर नहीं थे। फिर आपने इन्हें ज्यादा ड्रिंक पिला के इन मैडम का हार गायब कर दिया। आज सुबह ने जब अपना हार नहीं मिला तो इन्होंने रिपोर्ट लिखा दी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक सेकेंड इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। मेरी बहू बेकसूर है, मेरे पास सबूत है। ये देखिए मेरे मोबाइल फोन में इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड है, इसमें ये दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं। इंस्पेक्टर साहब मेरी बहू मधु नशे में सो गई थी, तब ये दोनों बाहर आई। इन्हें नहीं पता था कि मैं सोफे पर सोई नहीं थी, जाग रही थी। इन दोनों ने जानबूझकर सोने का हार मेरी बहू के पास छोड़ा ताकि ये मेरी बहू को चोर साबित कर सके। निधि और प्रीति के पिता शहर में मजदूरी करते थे और उनकी माँ घर संभालती थी। वो दोनों बहुत छोटी थी जब उनके माता पिता उन्हें काम की तलाश में अपने साथ शहर ले आए थे। शहर में वो सब एक किराए के कमरे में रहते थे। मदन ने दोनों बेटियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर एक रोज मदन को लकवा मार गया। उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों से जितना हो सका उन्होंने उसका इलाज किया। इसके बाद उन्होंने मदन को छुट्टी दे दी। एक दिहाड़ी मजदूर ने जब बिस्तर पकड़ लिया तो घर के हालात भी बुरी तरह चरमरा गए। जो भगवान की मर्जी, अब उसके आगे किसी का जोर कहाँ चलता है। सुनिए जी, आप दिल छोटा मत कीजिए, बस थोड़ी हिम्मत बांधे रखिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा उर्मिला, अब इतने बड़े शहर में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारी दोनों बेटियां बस अपनी 12वीं खत्म कर ले, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। निधि और प्रीति दोनों 12वीं की परीक्षा दे रही थी। अपने घर के हालातों से वो दोनों भी बहुत चिंता में थे। सोचा था 12वीं पास करने के बाद हम ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे, लेकिन घर के हालात देखकर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई बात नहीं दीदी, वो तो हम करस्पॉन्डेंस से भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें घर के हालात ठीक करने होंगे। तुम तो जानती ही हो मां अनपढ़ है, उन्हें कुछ ज्यादा नहीं पता, इसलिए अब हमें ही कुछ सोचना होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों 12वीं पूरी कर लेती हैं। उदास उर्मिला उन दोनों के पास जाती है। निधि प्रीति, मुझे लगता है अब हम लोगों को गांव चले जाना चाहिए। आज सेठ जी आए थे, 3 महीने का किराया मांग रहे हैं। लेकिन माँ हम बचपन से यहाँ रहे हैं और फिर हमारी पढ़ाई सब गांव में कैसे होगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने कहा ना गांव चलना है मतलब चलना है। निधि प्रीति ने काफी मना किया, लेकिन उर्मिला ने उनकी एक नहीं सुनी। अब गांव में आकर वो लोग अपनी झोपड़ी में रहने लगे, लेकिन दोनों बहनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करें। उन दोनों ने कई दिनों तक सोचा कि वो ऐसा क्या काम करे जो इस गांव वालों के लिए नया हो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों बहनों ने छोले भटूरे बनाकर बेचने की सोची। मैंने गांव भर में घूमकर देखा है, यहाँ सिर्फ कल्लू हलवाई है जो केवल समोसे ही बनाकर बेचता है। उसके अलावा यहाँ किसी चीज की दुकान या ढाबा नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ छोले भटूरे बनाकर बेचें। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है, और तुम वैसे भी अच्छे छोले बना लेती हो और मैं भटूरे अच्छे बना लेती हूँ। क्यों बाबा, कैसा लगा हमारा आइडिया? जो वैसे विचार बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन तुम दोनों ये सब सामान कहाँ से लाओगे? दोनों बहनों ने ये तो सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है, लेकिन अब दोनों को इस बात की चिंता सताने लगी कि इन सब के लिए सामान कहाँ से आएगा। वो दोनों अपनी माँ के पास गई। देखो बेटी, तुम दोनों से कुछ नहीं छुपा,
जो पैसे थे वो मैं शहर में सेठ को किराए के पैसे देकर आ गई। लेकिन हाँ, मेरे पास ये एक सोने की अंगूठी रखी है, तुम दोनों चाहो तो इससे शुरुआत कर सकती हो। फिर दोनों बहनों ने वो अंगूठी सुनार के पास गिरवी रखी और उससे मिलने वाले पैसों से उन्होंने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया। फिर रात को ही सारी तैयारी कर ली और अगले दिन गांव के बस अड्डे के पास जाकर अपना ठेला लगा लेती हैं और 30 रुपए छोले भटूरे की प्लेट बेचना शुरू कर देती हैं। 30 रुपए, 30 रुपए, आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए। छोले भटूरे, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये तो हमने शहर में खाया था जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई थी। छोले भटूरे का गांव वालों ने नाम बहुत सुना था, लेकिन छोटे शहर के होने के कारण वो जब कभी शहर जाते तो ही वहाँ छोले भटूरे खा पाते थे। लेकिन अब गांव के बस अड्डे पर ही जब सिर्फ 30 रुपए में छोले भटूरे मिलने लगे तो वहाँ खुद ब खुद भीड़ लग गई। बस का इंतजार करने वाले लोगों और बस से उतरने वाले लोगों ने जब छोले भटूरे की दुकान देखी तो भीड़ लगनी शुरू हो गई। बहन, मेरे लिए भी छोले भटूरे की प्लेट बना देना। हाँ भैया, बस अभी लो। निधि गर्मा गर्म भटूरे तलती गई और प्रीति उन्हें सर्व करती गई। वाह बहन, क्या स्वाद है इसमें, मजा ही आ गया। ऐसा करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। घर में माँ, बाबूजी और मेरी बहन गांव के छोले भटूरे खाएगी ना तो खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे छोले भटूरे बहुत ही पसंद है, लेकिन गांव में पहली बार भटूरे खा रहा हूँ। नहीं तो जब भी शहर सामान लेने जाता था तभी खा पाता था। लेकिन सच कहूँ तो ये तो शहर से भी ज्यादा लाजवाब और मस्त बने। शुक्रिया भैया, ये लीजिए, आपकी 3 प्लेट पैक हो गए और आपके पूरे 120 रुपए हो गए। जी ये लीजिए, धन्यवाद। वो लड़का वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद शहर से एक और बस आई और उसमें से एक औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ उतरी। छोले भटूरे देख बच्चे वो खाने की जिद करने लगे। माँ, छोले भटूरे हमें भी खाने हैं। अरे वाह, गांव में भी छोले भटूरे मिलने लगे। बड़ी तरक्की कर ली गांव वालों ने। सचमुच, चलो अब खाकर देखते हैं। वाह माँ, कितने अच्छे भटूरे हैं। अब तो हम इस गांव में 1 हफ्ता तो क्या 1 महीने की छुट्टियां भी बिता सकते हैं। चलो अच्छा ही हुआ, वरना तुम लोगों ने तो मेरी जान ही खा ली थी। सचमुच में माँ और दीदी, ये छोले भटूरे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। ये सुनकर निधि और प्रीति बहुत खुश हो जाती हैं। पहले दिन ही उन्हें 3000 रुपए की कमाई होती है। अब वो दोनों हर रोज छोले भटूरे बेचने आती हैं। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी वो दोनों फेमस हो गए। अब उनकी खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही उन्हें 1 साल बीत गया। अब उन्होंने अपनी माँ की गिरवी रखी अंगूठी भी छुड़वा ली, तो वहीं अपने पिता का इलाज भी महंगे बड़े अस्पताल में करवाने की ठानी। बच्चों, क्यों तुम मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो। अगर हमें कुछ हो जाता तो आप भी तो हमारा ख्याल रखते न बाबा। हाँ बाबा, अब आप हमारे साथ बड़े अस्पताल चलोगे और अपना इलाज करवाओगे। जब मैंने शहर से गांव आने का फैसला लिया तो मुझे लगा कि कहीं मेरा फैसला गलत ना हो, लेकिन आज तुम दोनों की काबिलियत ने इस माँ का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम दोनों तो बेटों से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हमें फक्र है कि तुम दोनों हमारी बेटी हो। उस दिन के बाद उन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और दोनों बहनों ने दिन पर दिन खूब सफलता हासिल की।